नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच एक ऐसे युवा सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र से सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी और समाज में एक अपनी नई पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं राघव सिंह जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। राघव सिंह जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी और आपकी भी स्टूडियो के पूरी टीम का, और विशेष करके डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बेगूसराय के तमाम, चाहे वो युवा हों, कवि हों, राजनीतिज्ञ हों, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो कहीं ना कहीं उनकी बात सीमित रह जाती थी और आज उनको पूरा बिहार, बेगूसराय नहीं पूरा बिहार और पूरा देश सुन रहा है। इसके लिए केवी स्टूडियो रोशन सर के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राघव जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपका पैतृक गांव कहाँ है? जी, मेरा प्रारंभिक शिक्षा मेरे ही गांव से उच्च विद्यालय सेहमा से हुआ और मेरा पैतृक गांव सेहमा पड़ता है। राघव जी, सामाजिक कार्य की तरफ आपका झुकाव कब से शुरू हुआ? देखिए, जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा हूँ उस मिट्टी में, और जब मैं उम्र से बड़ा हो रहा था तब समाज में नित्य नए परिवर्तन हो रहे थे जी। और उसी परिवर्तन के क्रम में मुझे पता नहीं, बचपन से लगता था कि कुछ क्रिएटिव किया जाए। और मेरा पारिवारिक संबंध में भी हमेशा कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य होते रहते थे। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ते गई और मुझे लगा कि मैं इस मिट्टी के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो बस वो करता गया और मंजिल मिले ना मिले, काढ़मा बढ़ता जा रहा। जी, बहुत ही अच्छी बात। अभी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने समाज हित के लिए क्या क्या किया है? ज़्यादा 2014 से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में जुड़ा हूँ। चाहे वो पर्यावरण के लिए पौधे लगाना हो, हर पर्व में उन गरीब बस्तियों में जाना जहाँ के बच्चे को ये पता नहीं है कि नववर्ष क्या होता है, छठ क्या होता है, दिवाली क्या होती है, होली क्या होती है, उनके बीच जाकर उस पर्व को मनाना और उनके खुशी को अपने अंदर समेटना। फिर ज़रूरतमंद को भोजन हो साईं की रसोई के माध्यम से, या फिर पर्यावरण साथी के साथ पौधे लगाना हो, या समाज में अपने आसपास के गांव में जहां भी समाज के लिए ज़रूरत हो वहां खड़े रहना हो, या फिर शिक्षा के लिए अलग जगाना हो, वो सारा काम हम लोग और हमारी टीम कर रही है। जी, अभी जो कोरोना काल का समय चल रहा है, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अभी आपने क्या योगदान दिया है? कोरोना काल के क्रम में हम पूरी तरह से साईं की रसोई टीम के साथ थे और साईं की रसोई के साथ हमारी जिम्मेदारी टेक्निकल टीम की थी। टेक्निकल टीम ने आपने जाना होगा कि बिहार के बाहर जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, बिहार सरकार ने उनके लिए 1000 रुपया मुहैया कराया था। लेकिन क्या है कि प्रवासी जो मजदूर होते हैं उन्हें पता नहीं था कि एंड्रॉयड मोबाइल कैसे चलाना है, कैसे वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमारी टेक्निकल टीम का ये काम था कि उनसे फ़ोन करके उन्हें कन्वर्ट करना, उन्हें बताना कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आपसे नहीं हो पा रहा था, हम लोग भी कर देते थे। फिर उसके बाद ये सारी प्रक्रियाओं के बाद जब उन्हें वहाँ के कुछ लोगों को लगा, या जो भी जिस भी कोने में हो भारत के जिन्हें राशन की ज़रूरत होती थी, वहाँ हम लोग वेरीफाइड करके, कई बार ऐसा होता था कि जिन्हें ज़रूरत नहीं भी होती थी वो भी फ़ोन कर देते। तो हमारी टेक्निकल टीम पूरी तरह से उस चीज़ को वेरीफाई करती थी और वेरीफाई करने के उपरांत ही उन लोगों को राशन मुहैया हम लोग कराते थे। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ और प्रवासी मजदूरों का आना जाना लगातार जारी रहा, तो 0 माइल हो, चौक हो, सिमरिया हो, हथिदा हो, वहाँ जाके हम लोग साईं की रसोई टीम के साथ में उन लोगों को, ज़रूरतमंद को, जो रास्ते से जा रहे थे, गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, उन्हें भोजन पानी का मुहैया करवाते थे। और कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जो सुदूर देहात के क्षेत्र थे वहाँ पे बीच में आगजनी की घटना भी हुई और ज़रूरतमंद भी थे। तो आगजनी की घटना भी उनके पास ज़रूरतों का सामान मुहैया कराना, या फिर ज़रूरतमंद परिवार थे उन तक राशन मुहैया कराना, हम लोग इस तरह के कार्य कोरोना काल में कर रहे थे। जी। जैसा कि राघव जी आपने बताया साईं की रसोई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मुहिम है उन ज़रूरतमंदों के लिए जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है और कम पैसे में वो भोजन कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए आपके पास फंड कहाँ से आया? सबसे पहली बात तो भारतीय संस्कृति में अन्न दान करना या दान करना सबसे बड़ा मानव सेवा या नर सेवा नारायण सेवा कहा गया है। और इसका संचालन हम नहीं,
वो एक पूरी टीम है, अमित जी। जायसवाल भैया हो, नितेश रंजन भैया हो, किशन गुप्ता भैया हो, वो सभी कर रहे हैं। अब जैसा कि बात आपने कहा फंड का, तो वो सारा फंड आप जैसे महानुभाव डॉक्टर रोशन सर या जैसे बेगूसराय के जो भी महानुभाव हैं उनके द्वारा होता है। पूरे बेगूसराय इसको संचालित करे, कोई एक हम या हमारी टीम सिर्फ नहीं करे, इसको पूरा बेगूसराय संचालन कर रहा है। तभी ये आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात में भी सुना गया, या राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी पहचान बनी है जी। वो पूरे बेगूसराय के वासियों की बदौलत ही बनी है। जी राघव जी, आप राजनीति में भी आए हैं, तो इसके पीछे की कहानी कुछ बताएं हमें। राजनीति में आने का कारण कहीं ना कहीं मेरा पारिवारिक ये संस्कार रहा है। इसके दो लाइन है, बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में ही सोच बड़ी मिली। वाह। बिहारी मेंटेलिटी की बात करें तो वर्ग 10 तक कहीं ना कहीं हर बिहारी को लगता है कि मैं आईएएस बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, तो हम भी उसी दौड़ में थे। लेकिन 10 के बाद जब मम्मी प्रथम बार निर्वाचित हुई और मम्मी के साथ आना जाना शुरू हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मन बचपन से कुछ क्रिएटिव करने का रहा था, तो बचपन माँ के साथ जब मैं जाना शुरू किया तो लगता था कि इस क्षेत्र में आने के बाद शायद मैं और ज़्यादा कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे सामाजिक कार्यों के साथ आते आते राजनीतिक लगाव भी होते गया और उसी क्रम में राजनीति से जुड़ाव बढ़ते चला गया। आप सामाजिक कार्यकर्ता बने, राजनीति में भी आए, और हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी नौकरी करें, अच्छा पढ़े लिखें, और आप इन चीज़ों में आए, तो आपके माता पिता का कितना सपोर्ट रहा है इसमें? जैसा कि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में, और ये मानव जीवन ही कंपटीशन बढ़ा है। जी बिल्कुल। मानव जीवन में चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ कंपटीशन है। तो निश्चित रूप से जिस एज में मैं सामाजिक कार्य कर रहा था, जिस एज में मैं राजनीतिक कार्यक्रमों में जा रहा था, उस एज में युवाओं को तय करना होता है कि आप शिक्षा को चुनेंगे, राजनीति को चुनेंगे, या एक दूसरा कोई रास्ता चुनेंगे। उस एज में मैं शिक्षा और राजनीति और सामाजिक दोनों को सामंजस्य बिठा के किसी तरह से चल रहा था। जहाँ तक माता पिता के सपोर्ट की बात रही, मैं एक चर्चा जोड़ना चाहूँगा छोटा सा। 2014 में जब साइकिल यात्रा एक विचार जो बेगूसराय में सामाजिक क्षेत्र में, या यूँ कहें कि पर्यावरण के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम की थी। जब भी मैं उस समय पटना प्रवास करता था, जब पटना से आता था तो प्रत्येक संडे मैं वहाँ चला जाया करता था वो साइकिल यात्रा में। तो मम्मी ने कहा कि तुम जब आते हो जाते हो तो पापा पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है, गांव के भाषा में, बेटा कहाँ जाए छो। तो हम बोले कि मम्मी अब जवाब देने से बेहतर है, या मेरे मन में आया जवाब देने से बेहतर है प्रैक्टिकल किया जाए। और अगली जो यात्रा रही वो यात्रा मैंने प्रस्तावित की कि वो यात्रा हमारे गांव की हो, हमारे सीमा के संस्कृति को जानने की हो, क्योंकि उस समय यात्रा किसी न किसी गांव की होती थी। और पापा को बिना बताए अनायास ही हम लोगों ने उस यात्रा को सीमा का रखा। और जब से उस समय यात्रा में सभी बेगूसराय के जो भी लोग हैं, महान लोग, या सामाजिक क्षेत्र के लोग, या राजनीतिक क्षेत्र के, या जो वकील हैं, जज हैं, सभी थे। उस दिन के बाद फिर पापा ने मुझे टोका नहीं। हाँ, राजनीतिक कार्यक्रमों में जानने के लिए टोकते हैं, चूँकि राजनीति में वो पहले से जुड़े रहे हैं तो वो टोकते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में चूँकि ये अच्छा काम है तो वो नहीं टोकते। जी राघव जी, आपने बताया था कि आप पर्यावरण संरक्षण में भी आपने काफ़ी काम किया है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चलाना कितना ज़रूरी है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चलाना बिल्कुल ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि प्रकृति हमें जितना देती है उतना प्रकृति को भी हमें देना पड़ेगा। लेकिन हाल के दिनों में या बीते सालों में हमने प्रकृति से जो पाया उसे लौटाया नहीं। जी। परिणाम आपके सामने हर साल, चाहे वो बाढ़ त्रासदी हो, वर्षा हो, या फिर कोरोना महामारी अभी चल रहा हो वो हो, इन सबों से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जो हमने लिया वो प्रकृति को लौटाना पड़ेगा। जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण की बात हो तो वही साइकिल यात्रा एक विचार, या पर्यावरण, अभी हम लोग पर्यावरण साथी टीम के साथ काम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण इसलिए ज़रूरी है, आपके मन में या हमारे मन में या पूरे समाज के मन में एक विचार आता है जी। पर्यावरण के लिए सरकार के द्वारा एक वन विभाग भी है, एक वन मंत्रालय भी है, बिल्कुल। वो भी तो काम करती होगी। शायद आपको पता हो, बेगूसराय में पिछले ही साल लगभग 10 करोड़ का पेड़ घोटाला हो गया। बहुत ही कम लोगों को पता होगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इतने का घोटाला पेड़ के नाम पे हो गया। जी। सरकारी विभाग शायद
जो भी काम करती है वो भेड़ बकरियों के लिए करती होगी, क्योंकि उन्हें वो पौधा सिर्फ लगाते हैं जी। और हम पर्यावरण साथियों का काम पौधा लगाना नहीं है, पौधों की सेवा करना है, पौधों को बनाना है, बिल्कुल। ताकि वो आगे जाके जिस रूप में जिस उद्देश्य से हम लोग पौधा लगा रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो सके। इसलिए ये अभियान जरूरी है प्राकृतिक संरक्षण के लिए। जी। गंगा सफाई अभियान में भी आप जुड़े हुए हैं जी। तो इस तरह के कार्यक्रम करने का मन में ख्याल कैसे आया? गंगा सफाई जब भी मैं बचपन में गंगा जी जाता था, सिहमा जो मैंने अपना गांव पैतृक गांव बताया जी। वो गंगा के किनारे ही स्थित है। पहले गंगा जी बहुत दूर हुआ करते थे, लेकिन अब हाल के दिनों में कटाव के कारण गंगा नज़दीक हो गए हैं। तो जब भी गंगा जी नहाने जाते थे, पता नहीं बचपन से हम जैसे बोले कि क्रिएटिव था, तो जब भी गंगा जी नहाने जाता था, जब जहाँ कपड़ा रखता था वो आसपास 5-10 मीटर के रेंज में मैं साफ़ सफाई कर लेता था। तो लगता था कि इसे एक बृहद पैमाने पे चलाई जाए, और जब बड़ा हुआ तो निश्चित रूप से कारवां बना, और नितेश रंजन भैया के नेतृत्व में गंगा सफाई का काम हम लोगों ने शुरू किया। जब भी हम लोग गंगा जी स्नान करने जाते थे तो गंगा सफाई करते थे, वो लगा कि वो सीमित है जी। ये इसे एक मुहिम बनाई जाए। तो हम लोगों ने छठ में, चूँकि उस समय बहुत ज़्यादा लोग गंगा घाट पे स्नान करने श्रद्धालु आते हैं, या छठ का जो पर्व होता है गंगा के ही नज़दीक होता है, और जो आसपास के जितने भी गंगा घाट हैं वहाँ पे हम लोग पूरी पर्यावरण साथी की टीम और हम लोग पूरी टीम गंगा सफाई अभियान चलाते हैं। और मैं पिछले 2-4 वर्ष पहले बनारस गया था एग्ज़ाम के सिलसिले में, जैसा कि कहा कि कंपटीशन की तैयारी भी करनी होती थी बिहार में, परिवार को खुश रखना होता था। तो जब बनारस गया था तो उस दिन शाम में संध्या में गंगा आरती देखने को मिला। उसमें मैंने देखा कि क्या युवा, क्या बच्चे, क्या माता, क्या बहनें सभी मौजूद हैं। वहाँ जो वातावरण था वो प्रफुल्लित करने लायक। बिल्कुल। मैंने वहाँ महसूस किया कि यहाँ जब शहरों में ये हो सकता है तो गांव में क्यों नहीं हो। तो मैंने गंगा से युवाओं के जुड़ाव के लिए मैं गांव आया, पापा को और जो हमारे साथी हैं उनको बताया कि क्यों ना गांव में भी गंगा आरती करवाई जाए। मन में एक हिचक थी कि बनारस से गंगा आरती करने लोग आएंगे या नहीं आएंगे, और लोग देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव में लोगों का सोच अभी भी बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा। तो मैंने 3-4 बार गंगा आरती करवाया, लोगों का प्यार मिला। और गंगा आरती करवाने से मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने शपथ दिलवाया लोगों को, जो हज़ारों की भीड़ होती थी वहाँ, लगभग 10,000 लोग होते थे, उनसे मैं शपथ दिलवाता था जब भी आप गंगा जी नहाने आए तो शैम्पू की पाउच या साबुन या टिकिया जो भी हो वो लेके नहीं आएंगे। तो गंगा आरती और गंगा सफाई अभियान का निश्चित रूप से वो फायदा हुआ। एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, लोगों के मन में आता है कि वो आप पर्यावरण संरक्षण के लिए या फिर गंगा सफाई के लिए जो जागरूकता अभियान चला पा रहे हैं वो लोगों पे कितना इम्पैक्ट करेगा, लोगों पे कितना ये असर करेगा। तो विश्व के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आप देखें तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें सुनने से नहीं हो पाता वो देखने से होता है, उसका असर पड़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश किया लोगों को जगाने का, और देखा जाए तो ऐतिहासिक महापुरुषों के अनुसार जो भी ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं उनको समझने और देखने के बाद लोग उस अनुरूप चलने का कार्य करते हैं। और दूसरी बात, कौन सी बात कैसे कही जाए, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम लोग वो काम कर रहे हैं, लोगों का साथ मिलता, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जी राघव जी, आप राजनीति में भी आए, तो राजनीति में आपके आदर्श कौन हैं? अटल जी। भारतीय राजनीति में अटल जी जैसे शिखर पुरुष, जिन्हें विरोध उनके कार्यकर्ता ही नहीं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, विरोधी भी उन्हें पूजते हैं आज भी, उनके जाने के बाद भी। और किसी विरोध शब्द को भी अपनी वाक्पटुता से जैसे कहते थे, बिल्कुल उन शब्दों को राजनीतिक सूचिता से अगर देखी जाए तो आज की राजनीति में वो देखने नहीं मिलता। निश्चित रूप से आज की राजनीति में कई सारे राजनीतिक ऐसे हैं जिन्हें युवा पसंद करते हैं, लेकिन अटल जी को मैं ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो भी एक लेखक थे और मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूं। तो वो मेरे कुलश्रेष्ठ भी हैं। और वो आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में जो एक बदलाव आया, जैसा कि एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी,
और उन्होंने जो खरीद फरोख्त उस समय चल रहा था, उन्होंने कहा था खरीद फरोख्त करके बनने वाली सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। बस इसीलिए चूँकि वो कुलश्रेष्ठ हैं हमारे, इसलिए वो हमारे राजनीतिक आदर्श हैं और हमारे पूजनीय हैं जी। तो और जहाँ तक राजनीतिक लक्ष्य की बात रही, किसी भी आदमी का लक्ष्य छोटा नहीं होता, तो निश्चित रूप से लक्ष्य बड़ा होगा। और राजनीतिक लक्ष्य समाज को नई दिशा देना, कानून सम्मत कार्य करना, विरोधी को भी, चूँकि अटल जी हमारे आदर्श हैं, विरोधी को भी अपना कायल बनाना, तो ये सभी हमारे राजनीतिक लक्ष्य हैं और इस पे काम करूँगा और आशा है कि निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अभी जो बेगूसराय की जो राजनीतिक स्थिति है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बेगूसराय के राजनीति में हाल के दिनों में बहुत सारा बदलाव आया और बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है जी। मैं युवाओं की बात करता हूँ। युवाओं की बात देखी जाए तो वर्ष 2014 के बाद, जब से नई सरकार बनी देश में, उसके बाद युवाओं की राजनीति में भूमिका बढ़ती गई, युवाओं का दिलचस्पी राजनीति में बढ़ता गया। बेगूसराय की भी बात करें तो यहाँ भी प्रत्येक दल में, चाहे वो कोई भी दल हो, हर दल में युवाओं की भूमिका बढ़ रही है। बिल्कुल। और बेगूसराय के राजनीति में एक चीज़ बड़ा देखने को मिलता है कि वो अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं राजनीति में। वो किसी न किसी नेताओं के मैं ज़्यादा विवादित नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन वो किसी न किसी नेता के अंदर रहते हैं। मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, आप अपने अंदर के ऊर्जा को टटोलिए। आप जब अपने खुद के ऊर्जा को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी एक ऊर्जा है, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ नया कर सकते हैं। और दूसरी बात, आज के राजनीति में ये देखा जाता है कि पहले की राजनीति अलग थी। पहले दरी बिछाया जाता था, कार्यकर्ता जो होते थे झंडा ढोते थे और पार्टी के लिए कार्य करते थे। और जो कार्यकर्ता पद के लिए आपको ये कहे कि मुझे पद चाहिए तभी मैं कार्य करूँगा, तो वो काम नहीं करने वाला। आप निश्चित मानिए कि उसे कार्य नहीं करना है। यदि उसे कार्य करना होगा तो वो पार्टी में बिना पद पे रहे या किसी भी संगठन में रहे, वो बिना पद पे रहे भी कार्य कर सकता है। मेरा मानना है यदि आप कार्य करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे और आपके साथ कारवां बनता जाएगा, चाहे वो 50 की हो, 100 के हो, 200 के हो, आपके साथ एक समूह होगा तो आपको पद मिलेगा। बिल्कुल। तो बेगूसराय की राजनीति में इस चीज़ का एक होड़ हो गया है कि मुझे पद चाहिए, मुझे ये चाहिए। इस चीज़ों से हटकर देखें तो बेगूसराय की राजनीति में भी शुद्धता है, विनम्रता है और दिनकर की धरती है। तो निश्चित रूप से जब जब राजनीति गिरेगी तो बेगूसराय के युवा कलम से उसे संभालने का कार्य करें। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने। राघव जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक अच्छे लेखक भी हैं, यूँ कहे आप कवि भी हैं, क्योंकि आपकी एक कविता आई थी माँ पे, जो काफ़ी उस कविता को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तो मैं चाहूँगी कि उसके कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। ज़्यादा मैं बड़ा लेखक तो नहीं हूँ और ना ही उतना बड़ा कवि हूँ। ये कविता मैंने वर्ष 2018 में लिखा था, जब मैं पटना प्रवास करता था जी। और उस समय बहुत सारी बातें थी, घर का दबाव, जैसा कि आपने पहले प्रश्न किया कि घर से माता पिता का साथ मिलता था कि नहीं। मैं पटना से भी हमेशा परेशान रहता था कि बेगूसराय में सामाजिक कार्य कैसा हो रहा है, राजनीतिक क्या हो रहा है, तो वहाँ से दिलचस्पी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाता रहता था। उस बीच घर से भी फ़ोन आता था और माँ से ज़्यादा लगाव होता है बच्चों को। जी बिल्कुल। मैंने एक पिता पे भी कविता लिखा है, 2 लाइन, इसके बाद मैं आपका अगर आदेश हो तो गुनगुनाऊँगा। तो पिता पे कम लिखा जाता है, तो माँ पे उस समय मैंने लिखा था बैचलर लाइफ पे, काली काली रातों में जब चांद अकेला होता है, उस पल की तन्हाई में माँ याद मुझे तो आती है। आज भी जब खाना खुद से बनाता हूँ, कहता तो नहीं पर तेरी हाथ का स्वाद कहाँ पाता हूँ। रात को पढ़ते पढ़ते जब देर बहुत हो जाती है, चल अब सो जा बेटा, सुनने को कान तरसाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी कविता है तो मैं इसे छोटा करता हूँ। आज भी जब पढ़ते पढ़ते जब देर बहुत हो जाती है, कहता तो नहीं पर सुनने को कान तरस आता है। चाय बनाते वक्त जब हाथ मेरा जल जाता है, तब कहता तो नहीं पर आंसू भी मचल आता है। आँखों के आंसू जब मचलते हैं तो उन आंसुओं के छवि में तेरी ही धूमिल छवि में तेरी ही छवि बनाती है।
बैचलर लाइफ अब माँ मुझे पसंद नहीं आती है, काली काली रातों में जब चांद अकेला होता है, उस पल की तन्हाई में माँ याद मुझे तो आती है। वाह, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। धन्यवाद। आपने बताया पिता के बारे में, तो मैं जी चाहूँगी शायद पिता पे बच्चों का लगाव होता है, लेकिन जो बैचलर लाइफ पे ही मैंने ये भी कविता लिखा है, या फिर से हर वो भाई पसंद करना चाहेंगे। पूरी कविता भी हुई नहीं है, कुछ दिनों में अगर होगा तो आप लोग प्यार देंगे, आशा है। उसको मैंने इस प्रकार से लिखा है। महीने के लास्ट में और वीकेंड के फर्स्ट में पापा याद आते हैं। महीने के लास्ट में और वीकेंड के फर्स्ट में पापा याद आते हैं। माँ को किसी तरह से मनाकर घूमने तो चले जाते हैं, पर वहाँ हो रहे खर्चे पे फिर पापा याद आते हैं। वाह। हरी सब्जी के खर्चे हो या दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर बैठ चाय के चर्चे हों, उस चर्चों के दौड़ में पापा याद आते हैं। वाह, इसी प्रकार से कविता है, वो निर्माणाधीन है, कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, धन्यवाद। बहुत ही, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। राघव जी, जैसा पता चला है कि आपकी माँ 2 बार निगम पार्षद रह चुकी हैं और आप माँ के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो माँ के प्रतिनिधि के तौर पर आपने किन किन क्षेत्रों में अपने विकास का काम किया है? जी जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि माँ के निर्वाचित होने के बाद ही जी मेरी सामाजिक रुचि और राजनीतिक रुचि बढ़ी। तो माँ 2011 में प्रथम बार निर्वाचित हुई थी। जी। उस समय मेरा गांव और जो एक भाग है लभरचक और पिपरपाती का, ये तीनों गांव मिला के एक वार्ड बना, जो पहले पंचायत में था, जो लगभग 30 साल से विकास से कोसों दूर था, जहां ना तो सड़क थी, न पानी था, न बिजली था। जो भी कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो वार्ड में नहीं था, क्योंकि वहाँ 30 साल से कोई मुखिया निर्वाचित ही नहीं हुए थे। क्योंकि दूसरे पंचायत में ऐड था, तो निश्चित रूप से ध्यान ज़्यादा नहीं जाता रहा होगा पंचायत प्रतिनिधियों का। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि इन तीनों गाँव को पहले सामंजस्य बैठाएं, इन तीनों गाँव के मूलभूत आवश्यकताओं को उठाएं कि ये क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। उन समस्याओं को जुटाने का प्रयास किया गया, एक आम सभा करके कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये आई कि यहाँ रोड, सड़क, पानी, बिजली जो वार्ड प्रतिनिधि के तौर पे जो कर सकते हैं, वो ये तीनों समस्याएं थी। तो आज 10 साल पूरा होने को है, अगले फरवरी में फिर से चुनाव है। आज आप अगर वार्ड नंबर 18 पड़ता है, उस वार्ड में जाएंगे तो किसी भी घर के आम जन को सड़क तक आने में पाँव में कीचड़ नहीं लग सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मतलब यूँ कहें कि उनके घर से बाज़ार तक आने में, फिर जहाँ भी सड़क गड्ढा हो या इसका तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन वार्ड नंबर 18 छोड़ने तक उनके पाँव में कीचड़ नहीं लग सकता। रही बात बिजली की, आज हर मोहल्ले में हर जगह जो नया वाले तार हैं, पोल हैं, वो लग चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी के एक बहुत प्रतीक्षित योजना थी, हर पोल पर लाइट, वो भी बखूबी हमने निभाया और हर पोल पर लाइट लगाने का काम किया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा वार्ड गंगा के किनारे बसा और हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ से जूझना पड़ता है। बाढ़ से किस प्रकार से बचाया जाए अपने वार्ड को, ये करने का हम लोग प्रयास किए। हर रोड को ऊंचा करने का प्रयास किया और लगभग हो भी चुका है। एक बहुत प्रतीक्षित योजना है जो अभी शायद पूरा होने को ही है, एक बांध है, जिसके बाद हमारा वार्ड पूरी तरह से बाढ़ रहित हो जाएगा, जहां बाढ़ आने की संभावना ही नहीं रहेगी, वो है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि 25 साल से वहाँ पे विकास के कोई कार्य नहीं हुए थे, तो जितने भी विधवा थे, विकलांग थे, वृद्ध थे, उन्हें पेंशन की राशि नहीं मिलती थी, या यूँ कहें कि उन्हें पता ही नहीं था कि शायद सरकारी योजना के तहत अभी तो 400 हो गया, पहले 200 मिलता था, ये भी मिलता है। कई बार गांव में ये भी सुनने को मिलता है, जब आप राजनीति में होते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि अपने घर से दे दिया क्या। लेकिन उन योजनाओं को किस प्रकार से आप ज़मीन तक लाते हैं, योजना पहले भी होती थी, उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना। तो इस प्रकार से वार्ड के प्रतिनिधि के तौर पे उनके अंदर जो भी काम होता, उन योजनाओं को, उन कामों को हमने वार्ड के आम जन तक पहुंचाने का काम किया है। अभी मैं खुद के अपने मुंह में मिट्ठू हो जाएगा,
लेकिन हमारे दोस्तों, जो युवा दोस्त हैं, वो जो हमारा समर्पण देखते हैं जो वार्ड के प्रति, आसपास के वार्ड में, हमारे बगल में एक वार्ड है, मैं उस वार्ड का नाम नहीं लूँगा चूँकि थोड़ा विवादित वार्ड है, उस वार्ड के या जो बेगूसराय के युवा हैं वो चाहते हैं कि आप प्यार से वो भावी मेयर लिख भी देते हैं। आप यदि सोशल मीडिया पे देखें तो भावी मेयर राघव सिंह, भावी विधायक राघव सिंह। अच्छा। जी, अभी हाल के दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उसमें भी एक मैं पार्टी का भी नाम नहीं लूँगा, एक नई पार्टी जिससे मुझे ऑफर आया कि आप आइए आगे और विधानसभा चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है उन्होंने मुझसे संपर्क किया राजनीति को, मेरी राजनीतिक करियर और सामाजिक समर्पण को देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है अभी अनुभव की कमी है। मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि किसी विधानसभा का नेतृत्व कर सकूँ या बेगूसराय के पूरे नगर क्षेत्र का नेतृत्व कर सकूँ। जी। तो मैं उन सभी दोस्तों के प्यार के लिए उनका धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे भावी मेयर लिखते हैं या फिर भावी मेयर के रूप में देखना चाहते हैं। मैं उन सभी दोस्तों को बस इतना कहूँगा, इंतज़ार कीजिए। मेरा हमेशा कोशिश रहेगा कि कुछ बेहतर नहीं चाहे मुझे इस ज़िंदगी से, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन होगी और आप लोगों का साथ मिला तो निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप राघव जी, और होना भी चाहिए। जो युवाओं का, जो आपके दोस्तों का जो सपना है कि आप मेयर बने, वो बिल्कुल पूरा हो। और ये हमारे केवी स्टूडियो की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका फिर से धन्यवाद, केवी स्टूडियो का, केवी स्टूडियो की पूरी टीम का। ये आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, युवा ही नहीं वरन बेगूसराय के जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन नायाब को ढूंढ कर आप अपने मंच पे लाते हैं, उनकी आवाज़ को पूरे देश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम भी शुरू से केवी स्टूडियो के हर युवा को सुनते रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई एक गुरु नहीं होता, जिनसे भी मैं कुछ सीख पाता हूँ उनसे सीख ले रहा हूँ, उसका काम केवी स्टूडियो कर रही है। तो केवी स्टूडियो की पूरी टीम को, डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें भी एक मंच दिया अपनी बात को रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव सिंह। आप सबों का सबसे आग्रह है कि YouTube पे एक चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जहां आप जानेंगे बेगूसराय के युवाओं के स्टार, जो स्टार हैं बेगूसराय के, उनके बारे में। उसे आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक युवाओं का बात पहुंचे। दूसरी ओर फेसबुक पर डॉक्टर रोशन सर का एक पेज है और एक पेज है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। तो आप सभी उस पेज से जुड़ें, फॉलो करो और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे जो हमारे स्क्रीन के नीचे चल रहा होगा एक व्हाट्सएप नंबर, आपके अगर आसपास कोई भी प्रतिभाशाली युवा हैं जिससे आपको लगता हो कि समाज में नई परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, आप उनका डिटेल्स इन व्हाट्सएप नंबर पे भेजें ताकि उनको एक मंच मिले अपनी बात को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद।